नमस्कार। लेट्स माइक के इस खास कार्यक्रम सारा दिन में आपका स्वागत है। जैसा कि नाम में पता है, सारा दिन यानी कि दिन भर की कौन कौन सी खास जानकारी रही उन पे हम चर्चा करते हैं। आज हम इस एपिसोड में चर्चा करने वाले हैं राजस्थान की एक खास शख्सियत जिनका नाम है वसुंधरा राजे। हाल ही में उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा, भाजपा मेरा परिवार है और यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। इस बयान पर चर्चा के लिए हमारे बीच हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, आपका स्वागत है। तो जैसा मैंने अभी शुरू में बताया, वसुंधरा जी ने एक बयान दिया है कि भाजपा मेरा परिवार है, यहीं से मेरी अर्थी उठेगी। तो राजनीतिक गलियारों में इसके क्या मायने हैं? देखिए, अभी जो वसुंधरा राजे ने आगरा में जी। आपातकाल के 50 साल जो हुए हैं, उसकी पूरे देश में भाजपा ने आयोजन किया। आज की पीढ़ी को ये याद दिलाने के लिए कि आपातकाल क्या था, क्यों लगा, क्या परिस्थितियां थी और उसमें भारतीय जनता पार्टी जो उस समय जनसंघ थी उसकी क्या भूमिका रही। जी। तो वसुंधरा राजे चूंकि भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और आगरा में उनको पार्टी नेतृत्व ने वहां जो कार्यक्रम था उसके लिए मुख्य अतिथि के रूप में भेजा था। निश्चित रूप से बहुत से लोगों को यह लगा कि वसुंधरा राजे को आखिर ये बात क्यों कहनी पड़ी। बिल्कुल। वो 40 साल से भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय राजनीति में है और उनको ये कहना पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी मेरा परिवार है और यहां से मेरी अर्थी उठेगी। वो इसलिए कि कई मौकों पर भारतीय जनता पार्टी में ही कुछ लोग हैं जिन्होंने ये माहौल बनाने की कोशिश की कि वसुंधरा राजे पार्टी छोड़ सकती हैं, अपनी पार्टी बना सकती हैं और कांग्रेस के साथ मिलकर सरकार बना सकती हैं। आपको ध्यान होगा, जब 2023 के विधानसभा चुनाव के नतीजे आए और भारतीय जनता पार्टी 117 सीटें लेके आई, तो माना जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी में स्वाभाविक नेता, चूंकि वो 2 बार मुख्यमंत्री रह चुकी राजस्थान की और विधायकों में भी उनकी लोकप्रियता थी, तो माना यही जा रहा था राजनीतिक हलकों में कि वसुंधरा राजे को फिर से पार्टी मुख्यमंत्री का पद सौंपेगी। लेकिन जो परिस्थितियां उस समय चली उसमें आखिर में भजनलाल का नाम आया, क्योंकि वो जो रिजल्ट आने से और भजनलाल के पद संभालने तक 3-4 दिन जो मीडिया में एक ऐसा माहौल बना कि वसुंधरा राजे अपनी पार्टी बना सकती हैं अगर भाजपा नेतृत्व ने उनको मुख्यमंत्री पद नहीं सौंपा। कई विधायक उनके साथ घर पे मिलने गए, 50-60 विधायक उनसे मिले, तो ये एक मैसेज गया कि कहीं भारतीय जनता पार्टी को वो तोड़ के और अपनी नई राह तो नहीं पकड़ेंगी, जैसे कल्याण सिंह ने पकड़ी थी, उमा भारती ने पकड़ी थी, मदन लाल खुराना ने पकड़ी थी, BS येडियुरप्पा आपको याद हो तो कर्नाटक के, उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर वो बाद में ठीक है बीजेपी में आए। तो वसुंधरा राजे को ये जो बयान दिया, इन्होंने कई बार पहले भी कहा है कि भाजपा मेरा परिवार है, और वो उनको इसलिए कहना पड़ा क्योंकि विजया राजे सिंधिया जो वसुंधरा राजे की मां है, वो भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। विजया राजे सिंधिया, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, ये 4-5 बड़े नेता थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वसुंधरा राजे का कहना है कि पार्टी मेरा परिवार है, मेरी मां ने इस पार्टी को बनाया है। पहले जब जनसंघ का चुनाव चिन्ह होता था दीपक, और बाद में भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल। तो कई बार उन्होंने कहा है कि पहले मेरी माँ ने, अम्मा बोलती हैं वो, अम्मा ने जनसंघ का दीपक जलाया, फिर भाजपा का कमल खिलाया। तो मैं उस परिवेश में पैदा हुई हूं और भारतीय जनता पार्टी से अलग जाना मेरे स्वभाव में नहीं है और मेरे संस्कारों में भी नहीं है। तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी आला कमान के साथ साथ अपने जो राजनीतिक विरोधी हैं, राजस्थान की राजनीति में जो कुछ लोग, धड़ेबाजी हर पार्टी में होती है, कुछ लोग वसुंधरा राजे को नहीं पसंद करते, उन सबको, आला कमान को भी मैसेज दिया और भाजपा के राजस्थान में उन नेताओं को भी, कि अगर वो ये सोचते हैं कि पार्टी छोड़ के मैं चली जाऊंगी, अपनी पार्टी बना लूंगी, तो ऐसी मेरी कोई मंशा नहीं है और मैं जब तक हूँ राजनीति में तब तक भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य के रूप में ही काम करूंगी। जी। क्या ऐसा अभी आपको संभावना है कि उनको यहाँ से, यानी कि राज्य की राजनीति से अलग हटा के केंद्र में कोई पद दिया जाए, जैसे कि अभी वो फिलहाल उपाध्यक्ष है? नहीं, अभी वो भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और अध्यक्ष के बाद राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का महत्वपूर्ण पद होता है। वसुंधरा राजे ने, आपको याद हो तो, राजस्थान की राजनीति राजस्थान से शुरू की। 85 का जब चुनाव था विधानसभा का, तो वसुंधरा राजे धौलपुर से चुनाव लड़ी और 1952 से लेकर 1980 तक भारतीय जनता पार्टी कभी धौलपुर की सीट नहीं जीत पाई थी।
पार्टी ने उनसे कहा, उनको मनाया चुनाव लड़ने के लिए, वो सक्रिय राजनीति में नहीं थी। लेकिन पार्टी के कहने पे और अपनी अम्मा के कहने पे, राजमाता शाह के कहने पर वो धौलपुर से चुनाव लड़ी और धौलपुर से उन्होंने जीत हासिल की। जब 90 का चुनाव आने वाला था और वो विधानसभा में फिर से चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी कि धौलपुर से हम इस सीट को फिर रिपीट करेंगे, इसी बीच पार्टी आला कमान ने उनसे झालावाड़ से लोकसभा चुनाव लड़ने का कहा धौलपुर कहाँ झालावाड़। उन्होंने पार्टी के आदेश को स्वीकार किया और झालावाड़ चली गई और झालावाड़ से उन्होंने जीत हासिल की। फिर लगातार 89, 91, 96, 98, 99 5 चुनाव उन्होंने लगातार झालावाड़ से लड़े और जीते बड़े मार्जिन से। बाद में वो जब अटल बिहारी वाजपेयी केंद्र में प्रधानमंत्री बने तो उनके मंत्रिमंडल में शामिल थी विदेश राज्य मंत्री के रूप में। राजस्थान की राजनीति में 2002 में जब राजस्थान में भाजपा के कद्दावर नेता भैरों सिंह शेखावत को पार्टी ने उपराष्ट्रपति के रूप में चयन करके भेजा और भैरों सिंह शेखावत उपराष्ट्रपति का चुनाव जीते। जब भैरों सिंह शेखावत की जगह को कौन भरे, वो जो वैक्यूम था, भैरों सिंह जी ऐसे बरगद थे राजस्थान की राजनीति में, जनसंघ से लेके भारतीय जनता पार्टी तक, कि उनके बगैर उनका जो पद है, उनका जो कद है, उसकी खाना पूर्ति, उसकी पूर्ति कौन कर सकता है। बहुत विचार विमर्श, बाबड़ा जी, हरिशंकर बाबड़ा थे, भंवरलाल शर्मा थे, ललित किशोर चतुर्वेदी थे, कई नाम राजस्थान की राजनीति में थे जो भैरों सिंह के बाद नंबर 2 की पोजीशन पे थे। लेकिन आला कमान ने उस समय केंद्र में जो विदेश राज्य मंत्री थी वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति में भेजा, उनको अध्यक्ष यहाँ बनाया और उन्होंने अपना मंत्री पद छोड़ा। तो उस समय भी केंद्र ने, आला कमान ने जो वसुंधरा से कहा कि आपको यहाँ छोड़ के राजस्थान जाना है, वो राजस्थान आ गई। और फिर 7-8 महीने जो सरकार के खिलाफ संघर्ष किया और फिर पहली बार उनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी 100 का आंकड़ा छू पाई। वरना भैरव सिंह जी जब 2 बार मुख्यमंत्री बने 90 में और 93 में, तो 100 का आंकड़ा भाजपा नहीं छू पाई थी, तो 120 सीटें आई उस समय। तो वसुंधरा राजे का यही जो संकेत दिया उन्होंने कि आला कमान ने जब जब मुझसे जो कहा, राजस्थान में चुनाव लड़ा, मैं लड़ी, दिल्ली भेजा, मैं दिल्ली गई, दिल्ली में मंत्री बनाया, मंत्री बनी, और दिल्ली से कहा कि आप फिर राजस्थान जाओ, तो राजस्थान चली गई। और अब मुख्यमंत्री पद नहीं दिया तो भी मैं पार्टी की एक सिपाही के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में यही रहूंगी। और जिन लोगों के दिमाग में अगर ये है कि मैं कहीं छोड़ के जा सकती हूँ या दूसरी पार्टी बना सकती हूँ, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं है। तो क्या ये जो सुगबुगाहट चल रही है कि अभी बीजेपी के नए अध्यक्ष का भी चुनाव होना है, तो इसमें क्या कहीं जो एक सुगबुगाहट है, कोई महिला अध्यक्ष बनाई जा सकती है, तो क्या वो नाम वसुंधरा राजे हो सकता है? नहीं, देखिए, होने में कुछ भी हो सकता है। जो भारतीय जनता पार्टी की आजकल की जो दौर की राजनीति है, जो चौंकाने वाले नाम सामने आते हैं, और आपने ठीक कहा कि महिला को, किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना, आज तक भारतीय जनता पार्टी में कोई महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनी। 11 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं पार्टी में 45 साल के इतिहास में, लेकिन कोई भी ऐसा नेता नहीं है कि जो उस राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए जिसका नाम का चयन हुआ हो। सुषमा स्वराज और कई ऐसी पार्टी में नेता थी, महिला नेता, जो उस पद के काबिल थी, लेकिन आज तक कभी इस तरह का कोई मौका नहीं आया। और अगर पार्टी आलाकमान उपाध्यक्ष से वसुंधरा राजे को बनाए तो आश्चर्य नहीं होगा। हालांकि ये सिर्फ हम एक कयास लगा सकते हैं, बाकी भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान क्या निर्णय लेगा ये किसी को पता नहीं। अच्छा, एक थोड़ा सा जो विपक्षी लोग उनके हैं वो कहना चाह रहे हैं, अभी कुछ समय पहले अशोक गहलोत जी का एक बयान आया था भजन लाल जी को लेकर कि शायद उनको मुख्यमंत्री पद से हटाने की कोशिश हो रही है। तो क्या वसुंधरा राजे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो राजस्थान की राजनीति में फिर से सक्रिय हो रही हैं मुख्यमंत्री पद के लिए? क्या कोई गुटबाजी हो रही है अंदर? नहीं, ऐसी अभी देखो गुटबाजी नहीं दिखती। अशोक गहलोत चूंकि विपक्षी पार्टी में है इस समय राजस्थान में, जो सत्तारूढ़ पार्टी है, और निश्चित रूप से वो जो बयान देते हैं तो उनके बयान में उनका आकलन होगा कि यहाँ पे उनकी सरकार को अस्थिर करने की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के किसी विधायक या किसी नेता ने इस तरह के कोई बयान नहीं आया कि भजनलाल की सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। चूंकि भजनलाल सरकार के पास अभी 120 विधायकों का समर्थन है और कांग्रेस के पास 67 विधायक है, तो गैप इतना ज्यादा है ना कि वहां अगर 2-4 विधायक इधर उधर हों, और ऐसी कोई आशंका दूर दूर तक नहीं है। और जहां तक सवाल वसुंधरा राजे का, उन्होंने खुद कहा
कि मैं भारतीय जनता पार्टी परिवार की सदस्य हूँ और जो संस्कार मुझे मिले हैं जन्म से, मैं उनका पालन करूंगी, निर्वहन करूंगी। और ऐसा लगता नहीं कि वसुंधरा राजे राजस्थान की राजनीति में खुद को स्थापित करने के लिए कोई इस तरह का करे। लेकिन राजनीति में कहा जाता है ना, जो दिखता है वो होता नहीं है, जरूरी नहीं जो बोला जाए वही हो। तो ऐसा तो नहीं है कि कहीं ये इनडायरेक्टली कुछ यहाँ सुगबुगाहट हो कुछ करने की? नहीं, देखिए, राजनीति में आप जो कह रहे हो कि जो होता है दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं है, सही चीज है ये। कब क्या हो राजनीति में, कौन सा पल क्या करवट ले, ये नहीं कह सकते। लेकिन सवाल यही, मैंने जो पहले भी कहा कि वसुंधरा राजे जिस समय राजस्थान में विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, उनके घर 55-60 विधायक उनसे मिलने गए और इसी को एक मापदंड बनाया गया कि वसुंधरा राजे अपना शक्ति प्रदर्शन कर रही हैं। उस समय जब ये चुनावी नतीजे थे आ रहे थे, तो मेरी भी एक बार बात हुई उनसे और मैंने भी सवाल किया था कि राजनीति में ये उड़ रहा है कि आप वो, बोले मैं राजस्थान की 10 साल मुख्यमंत्री रही हूँ और अगर हमारी पार्टी जीती है, 5 साल बाद फिर से सत्ता में आई है और विधायक मेरे घर आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, मुझे मिठाई खिला रहे हैं, तो कांग्रेस के विधायक तो मेरे घर नहीं आ रहे। बिल्कुल, मेरी पार्टी के विधायक हैं जिनके साथ हमने मिलकर सरकार चलाई है, संगठन को चलाया है, और वो लोग अगर वसुंधरा राजे के घर आ रहे हैं तो इसमें क्या आपत्ति है? इसमें गुटबाजी कहाँ है? इसमें अलग पार्टी बनाने की बात कहाँ है? लेकिन चूंकि राजनीति में आप जानते हैं कि जब मतभेद थोड़े भी होते हैं तो जो दूसरा पक्ष है उसको हवा देने की कोशिश करता है, और शायद उस समय यही हुआ। और जब भजन लाल को मुख्यमंत्री बनाया तो वो पर्ची वसुंधरा राजे नहीं पड़ी थी। ठीक है, उनको लगा होगा, स्वाभाविक है, अगर उनकी जगह कोई भी होता जो 10 साल मुख्यमंत्री रहा और एक स्वाभाविक नेता हो, उसकी जगह कोई ऐसे व्यक्ति को आप बना दो जिसको खुद को कल्पना नहीं हो, जो पहली बार जीत के आए भजन लाल, उनको बनाया। लेकिन आप ये देखिए कि तब से लेके आज तक 1.5 साल का समय हो चुका है, लेकिन वसुंधरा राजे की तरफ से प्रत्यक्ष रूप से कोई ऐसा कमेंट नहीं आया। यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रम होते हैं जिसमें उनकी उपस्थिति होनी अनिवार्य होती है, वहाँ वो आती हैं। पार्टी ने उनको आगरा भेजा या और कहीं भेजा तो वो जाती हैं। तो ये एक राजनीति का अंग है कि पार्टी नेतृत्व वसुंधरा का उपयोग दिल्ली में संगठन में करना चाहता है। आपको याद होगा जैसे शिवराज सिंह चौहान है, वो भी स्वाभाविक नेता थे कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, उनकी वजह से पार्टी लोकप्रियता हासिल करके आई है। लेकिन जब उनको नहीं बनाया गया, बाद में शिवराज सिंह जी को केंद्र में मंत्री बनाया गया। तो मैंने कहा आपसे पहले कि पहले वो राजस्थान में विधायक रही, फिर सांसद रही दिल्ली में, फिर दिल्ली में केंद्र में मंत्री बनी, फिर राजस्थान भेजा गया उनको संगठन में, फिर वो मुख्यमंत्री बनी, अब भाजपा की उपाध्यक्ष है राष्ट्रीय। तो कल उनका उपयोग पार्टी कहाँ करेगी ये आज हम अटकल तो लगा सकते हैं, लेकिन किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते कि पार्टी ये उनका उपयोग करेगी। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपने चर्चा में बोला कि भैरव सिंह शेखावत जी के बाद कोई उनका स्थान नहीं ले पाया, ऐसे ही क्या वसुंधरा राजे के बाद राजस्थान में उनका स्थान भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता ले पाएगा, या ले चुका है, या उस दौड़ में है? देखिए, ले पाएगा के बारे में तो नहीं कह सकते, लेकिन निश्चित रूप से जो भैरव सिंह शेखावत का कद था राजस्थान की राजनीति में और जो उनकी लोकप्रियता थी, देखिए, प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री होना एक बात है, लेकिन नेता होना अलग बात है। जरूरी नहीं कोई व्यक्ति मुख्यमंत्री नहीं हो। जैसे मैंने उदाहरण दिया था भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनाव की जब चर्चा चल रही थी कि अटल बिहारी वाजपेयी भले ही पार्टी के अध्यक्ष नहीं होते थे, लेकिन स्वाभाविक नेता वही होते थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जैसे कहते हैं ना महात्मा गांधी, किसी कोई पद पे नहीं थे, कोई पद पे नहीं थे, लेकिन लोग हम उनको राष्ट्रपिता के रूप में याद करते हैं। तो उनका जो कद था वो प्रधानमंत्री के पद से भी बड़ा था। बिल्कुल। तो वसुंधरा राजे राजस्थान की मुख्यमंत्री रही या नहीं आज, लेकिन मेरा मानना है कि राजस्थान की राजनीति में आज के दौर में भैरव सिंह शेखावत जब आज नहीं है, या वो राज्य की राजनीति में उनकी हम चर्चा जो आज है, उसमें कांग्रेस में अशोक गहलोत और भारतीय जनता पार्टी में वसुंधरा राजे, दो ही ऐसे चेहरे हैं कि आज भी अगर ये कहीं कम समारोह में पहुंच जाते हैं तो भीड़ इनके आसपास सिमट जाती है। तो कद के लिए जो पद अगर जरूरी नहीं है, कद के लिए आप किसी भी पद पे नहीं रहे तो भी अगर आपका कद है, आप स्वाभाविक नेता हैं, तो वसुंधरा राजे मेरा मानना है कि एक स्वाभाविक नेता हैं, और वो पद पे रहे या नहीं रहे वो एक अलग चीज है, लेकिन वो राजस्थान की राजनीति में
दिल्ली में की राष्ट्रीय राजनीति में है, लेकिन राजस्थान की राजनीति से है, और उनका मानना है कि भाई राजस्थान की राजनीति में मुझे मोह है। अब जैसे जब राजस्थान में मुख्यमंत्री बने भजनलाल शर्मा और उप मुख्यमंत्री बनाई गई दिया कुमारी, तब ये अटकलें लगाई गई कि वसुंधरा जी को प्रतिस्थापित करने के लिए, उनको हटाने के लिए बीजेपी नया चेहरा ला रही है, दिया कुमारी। दोनों में कुछ समानता है, पूर्व राजघराने के दोनों सदस्य हैं। तो क्या दिया कुमारी वसुंधरा का प्रतिस्थापन है, उनको हटा सकती है? देखिए, राजनीति में कोई किसी का प्रतिस्थापन नहीं हो सकता। दोनों की कार्यशैली अलग है, वसुंधरा राजे की कार्यशैली अलग है, दिया कुमारी की अलग है। अब चूंकि आला कमान ने जब ये फैसला कर लिया कि वसुंधरा राजे को राजस्थान की राजनीति में फिलहाल नहीं रखना है, तो फिर भजनलाल मुख्यमंत्री बनते, या किरोड़ी मुख्यमंत्री बनते, या दिया कुमारी बनती, या कोई और बनता। किसी ने किसी को बनना था। और भारतीय जनता पार्टी के जो कई बड़े चेहरे थे, जिसमें राजेंद्र राठौड़ है, सतीश पूनिया, जो मुख्यमंत्री पद की दौड़ में अगर वसुंधरा को नहीं बनाते राजे को, तो शायद ये मुख्यमंत्री पद की दौड़ में शामिल समझे जाते। लेकिन ये दोनों चुनाव हार गए। तो परिस्थितियां ऐसी बनी ना कि वसुंधरा राजे का आला कमान ने सोचा कि इनको नहीं बनाना अभी, और राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया जैसे कद्दावर नेता हार गए। तो अब जो उपलब्ध लोग हैं उनमें से आपको अगर मान लो किरोड़ी लाल को 1 मिनट के लिए बनाते, तो किरोड़ी लाल भी बहुत राजस्थान की राजनीति में उनकी सबसे पटरी नहीं बैठती आसानी से, खास क्षेत्र में उनकी। और अभी भी आपने देखा ना कि जो मंत्रिमंडल में रहते हुए उन्होंने इस्तीफा दिया, गाड़ी लौट आई, महीने 2 महीने विभाग में नहीं गए, फिर विभाग में जाने लगे। तो प्रदेश की राजनीति में पूरे प्रदेश को संभाल, ये दिया कुमारी को वसुंधरा राजे का रिप्लेसमेंट मैं कम से कम नहीं मान सकता। दोनों की कार्यशैली अलग अलग है, और दोनों के राजनीतिक अनुभव में भी काफी अंतर है। अच्छा, वसुंधरा जी के करेक्टर में, नेचर में ऐसी क्या खास बातें हैं जो उनको दूसरे से अलग बनाती है? देखिए, मैंने पहले भी जब भैरव सिंह जी की अपने पॉडकास्ट किया था, तब भी मैंने एक चर्चा की थी कि जब उनको राजनीति में नहीं थी और भैरव सिंह जी को लगा कि इनको चुनाव में हम धौलपुर से उतारे तो शायद ये सीट निकाल लें, उन्होंने कहा, और वसुंधरा राजे 1 मिनट में मान गई कि बोले लड़ेंगे और जीतेंगे। उन्होंने जीत के दिखाया। उनसे कहा गया कि झालावाड़ जाना है। बहुत से राजनेता ऐसे हैं राजनीति में, बहुत से नहीं, मैं तो कहूँगा 90% राजनेता ऐसे हैं कि अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे क्षेत्र में भेजो तो उनको ये डर रहता है कि कहीं मैं वहां जीतूं या नहीं जीतूं। जो वसुंधरा राजे धौलपुर से अगर एमएलए थी और उनसे आप विधानसभा की चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई थी, उनसे कह दिया कि आपको लोकसभा लड़ना है झालावाड़ से, उन्होंने तुरंत कहा कि मैं लड़ूंगी। वही उसी समय 5 बार वो फिर सांसद रही। फिर उनको दिल्ली में जब मंत्री पद पे थी और विदेश राज्य मंत्री रहते हुए पार्टी उनसे कहती नहीं अब आपको राजस्थान जाना है, जहां आपकी सत्ता भी नहीं है, आप विपक्ष में हो। वो वसुंधरा राजे विदेश राज्य मंत्री का पद छोड़ के, हालांकि वो बाद में उन्होंने छोड़ा, पहले अध्यक्ष पद संभाला यहाँ पे, और वो यहाँ के अध्यक्ष बनी और उन्होंने परिवर्तन यात्रा निकाली, संघर्ष किया और पार्टी को 120 सीट दिलाई। तो अधिकांश राजनेता है ना, वो अपनी सीट से चिपके हुए रहते कि भाई ये सीट है, मेरे को तो यहीं से मिला है। अगर पार्टी उनका उपयोग दूसरी सीट के लिए करना चाहती है, जब वहां हम कमजोर हैं तो इस व्यक्ति को लड़ाओ तो शायद वो सीट निकल जाए, ये तो मजबूत सीट है, ये तो कोई भी निकाल लेगा। लेकिन नेता जाने से डरते हैं ऐसे। लेकिन वसुंधरा राजे को जहां कहा गया, अगर उनको धौलपुर कहा गया, धौलपुर लड़ी, फिर झालावाड़ से लड़ी, फिर विधानसभा में झालरापाटन से लड़ी। तो और दूसरी एक जो बड़ी चीज जो मैं खास बात देखता हूँ कि आज के दौर में अगर हम राजनीति में देखें तो वसुंधरा राजे 8 मार्च 1985 को एमएलए बनी थी पहली बार जी, और आज 40 साल हो गए हैं। 40 साल से वो संसदीय पद पर है। मतलब पहले वो विधायक थी और विधानसभा उनकी सदस्यता की जो अवधि खत्म होती उससे पहले वो लोकसभा की सदस्य बन गई जी 89 में। और जब 99 में वो लोकसभा का चुनाव जीती, केंद्र में मंत्री बनी, उनकी सदस्यता 2004 तक थी, लेकिन उससे पहले विधायक बन गई। तो 40 साल में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब वो विधानसभा या लोकसभा की सदस्य नहीं रही हो। देश की राजनीति में मुझे नहीं याद पड़ता कि आज के दौर में कोई व्यक्ति 40 साल से विधानसभा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य हो कंटिन्यू। एकमात्र वसुंधरा राजे हैं कि जो राजस्थान की राजनीति में विधानसभा या लोकसभा 8 मार्च से लेके आज के दिन तक लगातार वो किसी न किसी विधानसभा या लोकसभा की सदस्य रही हैं। ये बड़ी चीज है। बिल्कुल। अब इसमें चर्चा को अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं। अगला सवाल ये है कि
अब वसुंधरा राजे का भविष्य आप किस तरह से देखते हैं? जैसे कि राजस्थान में कहा जा रहा है कि बीजेपी अब नई जनरेशन, दूसरी पीढ़ी के नेताओं को सामने ला रही है। तो क्या यहाँ वापस से वसुंधरा की वापसी हो सकती है प्रदेश की राजनीति में, या अब उनको वही मार्गदर्शक मंडल में डालने की तैयारी है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि राजनीति में, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में अटकलों के लिए अभी कोई स्थान नहीं है। लेकिन मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा कि कर्नाटक के अंदर BS येडियुरप्पा जी, भाजपा का सबसे बड़ा चेहरा थे और कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में उनकी बड़ी भूमिका रही। और एक बार उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी जी, और कर्नाटक जनता पक्ष बनाया। वो तो भले ही 10 सीटों पे जीत पाए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने 40 सीटों पे ला दिया। जो भारतीय जनता पार्टी 100 सीट से जीतती थी, वो 40 पे आ गई। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को लगा कि नहीं, BS येडियुरप्पा जी को वापस पार्टी में लाना चाहिए। उनकी पार्टी का विलय कराया और एकमात्र BS येडियुरप्पा भाजपा के ऐसे नेता हैं जो पार्टी छोड़ के गए और वापस आए और वापस फिर मुख्यमंत्री बने वो भाजपा के। और जिस समय वो बने, उनकी उम्र 75 साल थी। तो अगर BS येडियुरप्पा कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बन सकते हैं पार्टी से बगावत करने के बाद, तो वसुंधरा राजे ने अगर बगावत नहीं की है तो फिर भी अगर वो कल को बन सकती है, मुख्यमंत्री बने या केंद्र में बने मंत्री या कोई पद मिले। ये मैंने पहले भी कहा कि इसके बारे में हम आकलन नहीं कर सकते। लेकिन अगर राजस्थान की राजनीति में उनका उपयोग करना है, केंद्र में करना है, ये पार्टी आला कमान को निर्णय लेना होगा। इसमें राजस्थान के नेताओं की नहीं चलेगी। और एक अंतिम सवाल आज की चर्चा का सवाल ये है कि क्या वसुंधरा राजे ऐसा साबित कर सकती है जैसे कि MP की राजनीति में ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया, कि कांग्रेस से तोड़कर अपने साथ कुछ विधायक लाकर और फिर बीजेपी में आ गए? क्या वसुंधरा ऐसा बीजेपी के साथ कर सकती है, अपने साथ कुछ 30-35 विधायक ले जाए और कांग्रेस की सरकार बन जाए? नहीं, इसकी देखो, ये सब आशंका मैं नहीं, जो अपन ने जहां से बात शुरू की थी वो यही बात थी कि वसुंधरा राजे ने कहा कि मेरी अर्थी भाजपा से जाएगी, मतलब मैं इस परिवार की सदस्य हूँ। और अगर वसुंधरा राजे को ये करना होता जैसा मैं सोचता हूँ, तो शायद 2023 का जो चुनाव है, विधानसभा का चुनाव, जब उनके पास 60 MLA उनसे मिलने गए और अखबारों में, चैनलों में ये आया कि वसुंधरा राजे शक्ति प्रदर्शन कर रही है, बाद में उन्होंने कहा भी कि विधायक मेरे परिवार के सदस्य हैं, मुझसे मिलने आते हैं, मुझे मिठाई खिलाते हैं, बुके देते हैं, माला पहनाते हैं, खुशी का इजहार करते हैं, तो मेरे पास नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? तो वो कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं था। और मेरा मानना है कि अगर वसुंधरा राजे को कोई कदम उठाना होता तो शायद वो अच्छा मौका था। तब आज मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे इतना जो पार्टी ने उनको दिया है और उसका वो एक पद के लिए, मुख्यमंत्री पद के लिए या किसी पद के लिए वो 30-35 विधायकों को ले जाए और 30-35 विधायकों की सदस्यता खत्म होती है, उनको फिर से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि वसुंधरा राजे इस तरह का कोई कदम उठाएंगी। और बाकी राजनीति में क्या होगा उनका भविष्य, ये हम सिर्फ अटकलें लगा सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं, और राजनीति संभावनाओं और चर्चाओं का खेल है। तो आज हमने चर्चा की राजस्थान की एक बहुत बड़ी शख्सियत वसुंधरा राजे के बारे में। कार्यक्रम अगर आपको अच्छा लगा है तो अपनी राय हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। शो में आने के लिए सर धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for More Than Radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk.
Let's connect and let's mic.